student, welcome to NEET Point. Myself Ratan Chandra, chemistry faculty. Today we are going to start one of the most important topic of chemistry, that is chemical bonding. So let's begin. आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड क्या है इसकी स्टडी करेंगे और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है ये सब पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड कहते ही आपके माइंड में क्या इंफॉर्मेशन जाती है, क्या विजुअलाइजेशन होता है, इस पर फोकस करिए। बॉन्ड कहते ही आपके माइंड में आना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, टू मॉलिक्यूल्स या टू आयंस। इस प्रकार से कोई माइंड में इमेजिनेशन जाना चाहिए। तो बॉन्ड जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन विच एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल होल्ड टू ईच अदर। इसमें एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस आपस में जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, इसको हम लोग बॉन्ड कहते हैं। ये एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। केमिकल बॉन्डिंग, और सबसे पहले हम लोग बॉन्ड के बारे में जानेंगे। बॉन्ड आप जानते हो कि वेरियस टाइप से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, या वन एटम द्वारा वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है, अंदर एटम उसे एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाता है, या वन एटम द्वारा टू इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, टू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाता है। ऐसे वेरियस टाइप का बॉन्ड बनता है जिसमें हम लोग एक प्रकार का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये माइंड में जरूर रहना चाहिए। और टू टाइप्स के बॉन्ड की हम लोग स्टडी इनिशियली करेंगे कि मेनली टू टाइप्स का बॉन्ड होता है। एक फिजिकल बॉन्ड होता है, एक केमिकल बॉन्ड होता है। फिजिकल बॉन्ड जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब केमिकल बॉन्ड की बात हम लोग करेंगे तो ये माइंड में ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जिस प्रकार के इस प्रकार का अगर बॉन्ड हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लेकिन बॉन्डिंग हो रही है, तो माइंड में ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि यहाँ पर फिजिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन कोई भी हो, किसी प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस आप जानते हैं कि ऐसे रिएक्शंस या ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो, हीट इवॉल्व हो, जिसमें हीट इवॉल्व हो, ऐसे प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और जो बॉन्ड ब्रेकिंग की बात अगर आए तो बॉन्ड ब्रेकिंग ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है। इट मीन ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर किसी प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है तो आप उसको ये समझेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये सब कैसे होता है ये सब पर हम डिस्कस करेंगे अभी। इसमें पहले बॉन्ड के बारे में देखें। इट रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ attraction force of attraction which it represent force of attraction which holds atom, ions and molecules together, etc. आप लिख सकते हैं and together। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड है जिसमें हम लोग मेनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो
इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड बनता है या इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो आप उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, जो केमिकल बॉन्ड की बात हम लोग करते हैं, फिजिकल में तो आपको दिखता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, लेकिन जब केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेगा, वहां भी तो किसी न किसी टाइप का एक अट्रैक्शन होगा तभी शेयर करेगा, या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो उसमें भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। चाहे वो NaCl की बात हो, जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है और आपके माइंड में आता हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ओनली फिजिकल बॉन्ड में लगता है, तो हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर पार्टिसिपेट कर रहा तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी, क्योंकि जैसे NaCl का फॉर्मेशन आपके माइंड में है, तो NaCl में देखो जो क्लोरीन है वह जो उसका न्यूक्लियस जो सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके क्लोरीन को प्रोवाइड करता है। तो वहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो केमिकल बॉन्ड हो चाहे वो फिजिकल बॉन्ड हो, आपके माइंड में ये जरूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जहां भी बॉन्डिंग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब आप देखें सभी का एग्जाम्पल, जैसे मैंने एटम्स की बात की कि एटम्स होल्ड रहता है, एक दूसरे से बंधा रहता है, या आयन से एक दूसरे से बंधा रहता है, या मॉलिक्यूल, तो इसको भी आप देख लें। कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं, जैसे क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में, ये मॉलिक्यूल्स है, इसमें आप देखें क्लोरीन से ये बॉन्ड द्वारा बंधा है, ये सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, यहां पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस प्रकार से है, आप देखें 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है। और एक पॉइंट अभी बता दें, बाद में इसको मैं नोट करा दूंगा, लेकिन अभी आपके माइंड में ये जरूर होता होगा कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन कोई एलिमेंट क्यों करते हैं। तो देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसमें दो बातें हैं, दोनों आपको माइंड में रखना है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें कि क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कोई एलिमेंट, तो इसमें एक तो एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो है आयंस आपस में कंबाइन होंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो एनर्जी लूज होगी, एनर्जी रिलीज करेगा। अगर एनर्जी उसने रिलीज किया, एनर्जी उसकी रिड्यूस हुई, स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो यहाँ पर सभी खेला है, या जो खेल खेलता है मॉलिक्यूल्स एटम, केवल एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, जब एनर्जी रिलीज करेगा या लूज करेगा एनर्जी। तो यहाँ पर चाहे वो कोवैलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली वहां पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा, हर स्थान एनर्जी रिलीज होगी। 2 टाइप्स का बॉन्ड बताया था, एक फिजिकल बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्ड। तो फिजिकल बॉन्ड हो या केमिकल बॉन्ड, दोनों में एनर्जी रिलीज होगी, और किसके लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करता है। ऐसा ही सिस्टम ट्राई करता है अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए, दूसरा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, या अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। इस स्टेबिलिटी देखो 2 प्रकार से लाता है, एक तो एनर्जी रिलीज करने की बात बताई, दूसरा आपके माइंड में रहना चाहिए कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स जो कॉम्बिनेशन करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वह इसलिए कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसलिए कहा, ऑक्टेट भी मैंने कहा इसमें, तो ऑक्टेट इसलिए कि जो हीलियम को अगर छोड़ दें तो अदर एलिमेंट जितने इनर्ट गैसेज हैं सभी ऑक्टेट कंप्लीट है, और हीलियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप इसलिए ये कहें कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये सेकेंडरी है, प्राइमरी एनर्जी रिलीज करना है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। तो अब देखें आप, जैसे मैंने ये बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन एटम द्वारा
तो एटम, ये क्लोरीन एक एटम है, ये दूसरा एटम क्लोरीन का है, ये इक्वल शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। यहां पर ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन आप जानते हैं, फर्स्ट मैंने बता दिया कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जैसे एक्सोथर्मिक कहा तो आपके माइंड में आना चाहिए हीट रिलीज हो रही होगी इस प्रोसेस में, इन विच प्रोसेस एनर्जी हीट रिलीज लिखना, हीट इज रिलीज। तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। और ऐसे ही आप देख लो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन में भी आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अपनी नियरेस्ट इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, देखो फर्स्ट जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, एनर्जी रिलीज किया। दूसरी बात, यहाँ पर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है, जैसे ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया बोथ हाइड्रोजन ने, तो हीलियम लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। हीलियम लाइक स्ट्रक्चर, आप जानते हैं हीलियम एक इनर्ट गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में इस 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। हम लोग जानते हैं जिन एलिमेंट के फर्स्ट ऑर्बिट अगर लास्ट ऑर्बिट है 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, और अदर एलिमेंट अगर 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, जैसे अदर इनर्ट गैस। तो यहाँ पर ये देखो हीलियम लाइक स्ट्रक्चर अचीव किया। और इसकी बात अगर करोगे तो ये आर्गन लाइक स्ट्रक्चर, हम लोग जानते हैं कि आर्गन एक इनर्ट गैस है, आर्गन 18 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानते हैं 288 है। और वैसे क्लोरीन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, क्लोरीन 17 है, 287 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों क्लोरीन करके स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये बात क्लियर है। ऐसे ही जैसे इसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का स्ट्रक्चर अचीव किया, वैसे हाइड्रोजन भी हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। और यहाँ पर देखें हीलियम लाइक स्ट्रक्चर अचीव करता है, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों का माना जाएगा। जब इस हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड होगी तो ये माना जाएगा इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब इस हाइड्रोजन को रिक्वायरमेंट होगी तो ये माना जाएगा ये दोनों या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों इस हाइड्रोजन के। तो इस प्रकार से ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का स्ट्रक्चर अचीव करता है, या हीलियम गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। ऐसे ये एटम को मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस किया। आयंस के बारे में देखो, आयंस भी ऐसा कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इस चीज को देखें। अगर आयंस की बात करें तो हम लोग NaCl को लें, NaCl एग्जाम्पल लें, तो इसमें आयंस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। सोडियम हम सभी जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। इसी प्रकार से क्लोरीन की अगर बात करें, तो क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। अब देखो यहां पर जैसा अभी मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दें हम लोग, सोडियम 281
1 और यहाँ क्लोरीन की बात करें 17 2 8 7। अब देखो इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्लोरीन का न्यूक्लियस हम लोग ये जानते हैं क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। तो क्लोरीन का न्यूक्लियस और सोडियम के कंपेयर में क्लोरीन के न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं कि इसके पास प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, इसका न्यूक्लियस मोर पावरफुल है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने के लिए। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इसका इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर एक अट्रैक्शन फोर्स डालेगा और ये आसानी से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्लोरीन को देगा। जैसे ये रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम प्लस बना लेगा। और भी कई कारण है, ऐसा नहीं कि एक कारण ये अट्रैक्शन का, आप वैसे भी जानते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की ज्यादा होती है और 17th ग्रुप की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो अब यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिसीव करने की कैपेसिटी है और ये जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। लेकिन एक जब आपस में ये 5 आते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है। तो ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम प्लस बना लिया, यहीं पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये निगेटिव बनाया और ये बना लेता है NaCl। ये NaCl का फॉर्मेशन करता है क्लोरीन प्लस माइनस और सोडियम प्लस आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर सोडियम प्लस, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर क्लोराइड माइनस बनाता है और क्लोराइड कर दिया तो माइनस मेंशन हो गया, आप क्लोराइड माइनस। तो ये सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस मिलकर NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखें जो NaCl का फॉर्मेशन है, यहाँ आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आयंस एक दूसरे से होल्ड हैं इसमें। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिखाया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स एटम, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसमें एटम्स आपस में जुड़े होंगे या जो है आपस में बंधे होंगे या जो है आयंस आपस में बंधे होंगे या मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे होंगे। मॉलिक्यूल्स का भी एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मॉलिक्यूल्स का भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ अभी। यहाँ पर और भी ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप के एलिमेंट आपस में कंबाइन करा के KCl आप कंबाइन करा लो, KCl का सेम प्रोसेस होगा। और इसी प्रकार से और भी एलिमेंट हैं, और भी कंपाउंड्स हैं जो कि आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सीजियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड है, ये सभी जो है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल इसके बनेंगे आयंस का। ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में देखो, मॉलिक्यूल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा होल्ड रहता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को देखें आप। जैसे जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो वहां पर देखो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। जैसे आप वाटर को देखें, वाटर मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल, अमोनिया, ये सभी मॉलिक्यूल्स में देखोगे, इन मॉलिक्यूल्स में देखो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कैसे ये लगता है, इसमें फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये आप देखें, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल अगर एक से अधिक वाटर मॉलिक्यूल लें, मोर देन 1 वाटर मॉलिक्यूल लें, तो आप ये पाओगे कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं।
हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये टू मॉलिक्यूल्स के बीच। इसमें आप ये ध्यान रखना कि वन वाटर मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्यों? 2 तो लोन पेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ होगा, ऐसे आप समझें इसको। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, अब ये कितने अदर वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा, कितने अदर मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो आप जानते हैं कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन 2 लोन पेयर रखता है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां पर बन जाएगी, यहां से ऐसे आप दिखा लें, और 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां से दिखा लें, इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहां से ऑक्सीजन के 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां का हाइड्रोजन भी एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो इस प्रकार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आप देख रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैं लास्ट में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कस करूंगा तो वहां पर इसका डिस्कस करूंगा। ये एक्स्ट्रा इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 टाइप्स की हम लोग स्टडी करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर की जब बात करेंगे तो 2 सेम मॉलिक्यूल, जैसे वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच या वाटर अदर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अगर वाटर एल्कोहल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर तो वो भी हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर वो भी हुआ, लेकिन वहां एक टर्म यूज करेंगे, क्रॉस्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज करेंगे। और अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, जैसे आर्थोनाइट्रोफिनॉल, देखो ये है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये भी याद रखना, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसा नहीं कि ओनली आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता, बहुत से मॉलिक्यूल हैं जिसका हम डिस्कशन करेंगे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएंगे। एथाइल एसीटेट, उसमें भी आप देखोगे मिलेगा ये फिनॉल, और यहाँ नाइट्रो ग्रुप को मैं ऐड कर रहा हूं, देखो आप, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर भी है। तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर्थोनाइट्रोफिनॉल में, चूंकि सेम मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स के बीच है, तो इसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इंटरमॉलिक्यूलर हुआ, ये सेम मॉलिक्यूल के, सेम वाटर मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है, इसलिए सेम टाइप के 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है, तो ये इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा ही आप HF में देख सकते हैं, दो HF मॉलिक्यूल हैं अगर, तो इनके बीच देखो एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, एक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसके बीच, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होगा ये हाइड्रोजन होगा, तो इसके बीच क्या हो जाएगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर ये भी है। तो इस प्रकार का ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फिजिकल फोर्स है। मैंने बताया था आपको कि फिजिकल फोर्स जो लगता है इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इसमें नहीं करेंगे। लेकिन केमिकल बॉन्ड की जब बात किया, जैसे अभी क्लोरीन की बात किया था, क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम के बीच, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम के बीच
या जो है सोडियम क्लोराइड में, यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, इट मीन्स वो केमिकल बॉन्डिंग हो गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये कैसा बॉन्ड है, ये जो है फिजिकल बॉन्ड है। फिजिकल बॉन्ड नेचर में वीक होता है और केमिकल बॉन्ड नेचर में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। अगर आप फिजिकल बॉन्ड की बात करें तो फिजिकल बॉन्ड ऐसे आप समझ सकते हो कि किसी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए या हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए नॉर्मली जो है 5 to 10 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है, या आप कह लो 5 to 10 किलो जूल एनर्जी की जरूरत होती है। और अगर हम कैलोरी में चेंज करना चाहें तो उसको चेंज कर लेना। तो इस प्रकार से आप जानते हो बहुत थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत होती है इसको ब्रेक करने के लिए। हाँ, ऐसा भी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करने के लिए अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, जैसे इसमें कहीं नाइट्रो ग्रुप लगा दें, या अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाऊं वहां नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आप नॉर्मल की बात करें, नॉर्मली जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो है कितने एनर्जी जरूरत है, 5 to 10 किलो कैलोरी, या आप इस चीज को देख लेना, हो सकता है किलो जूल हो, मेरे माइंड में इस समय नहीं है, लेकिन 5 to 10 किलो ये एक रेंज है। तो इसी प्रकार से अगर हम बॉन्ड की बात करें केमिकल बॉन्ड की, तो उसको ब्रेक करने के लिए जो है 200 किलो जूल एनर्जी या 200 किलो कैलोरी एनर्जी, इस प्रकार से इससे भी ज्यादा जब बेंजीन की बात करोगे तो 780 किलो कैलोरी ऐसे मतलब रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है जब केमिकल बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बॉन्ड ब्रेकिंग एक कौन सा बॉन्ड वीक है, जैसे फिजिकल बॉन्ड है वो वीक है और केमिकल बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो उसको हम लोग इन बॉन्ड्स को आगे एक्सप्लेन करके बिल्कुल डेप्थ में स्टडी करेंगे। अभी नॉर्मली आपके माइंड में ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये क्या है, मतलब या फिजिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है, ये नॉर्मली एक माइंड में आपके इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी प्रकार देखो आप अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको आप सेल्फ से बना लेना। और यहाँ पर हम लोग फिर फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड में डिफरेंस पढ़ेंगे। टाइप ऑफ बॉन्ड एक बार देख लें कि टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करें तो मेनली 2 टाइप्स के बॉन्ड की बात करेंगे। टाइप ऑफ बॉन्ड में देखें टाइप ऑफ बॉन्ड में 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है यहाँ पर। फर्स्ट फिजिकल बॉन्ड एंड केमिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड जैसा हम लोग जानते हैं ये एक वीकर नेचर का होता है, वीकर इन नेचर, ये स्ट्रॉन्गर इन नेचर। इसको ब्रेक करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत है, बहुत कम एनर्जी की जरूरत है। यहाँ पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसा मेंशन किया मैंने। यहाँ पर देखें फिजिकल बॉन्ड में इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड, एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लें, इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड electrons do not participate in bond formation. इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, जैसा अभी आपने एग्जाम्पल में देखा कि वहां पर ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और
केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे तो इसमें हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो आयनिक टाइप का बॉन्ड हो, कोवैलेंट टाइप का हो, कोऑर्डिनेट टाइप का हो, सभी में जो है इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। और फिजिकल बॉन्ड में जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइपोल डाइपोल है, ये सभी में जो है ओनली अट्रैक्शन फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहां पर लिख लें एक चीज, एक पॉइंट, इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड, such type of bond, electrons participate in bond formation। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। और जो बताया कि स्ट्रॉन्गर इन नेचर होता है और ये वीकर इन नेचर, ये पॉइंट भी याद रखें, एज अ पॉइंट इसको नोट कर सकते हैं। और आप देखें फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कोई भी हो, इसके पहले भी मैं इनिशिएट किया जब ये लेक्चर, तो आपको बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो उसके बारे में भी देख लें। ये पॉइंट भी लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट भी कहीं नोट कर लें। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस जैसे आप देखें नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, ये अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। यहां पर आप देख रहे हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां मॉलिक्यूल्स 1 बॉन्ड से और यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़ा है। तो जब ये रिएक्शन करता है, यहां पर अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, यहां इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन के साथ। और इस बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज को हम लोग, या एक्सोथर्मिक प्रोसेस को हम लोग डेल्टा एच निगेटिव से शो करते हैं। और ऐसे भी समझ सकते हो जहां पर एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चाहे वो फिजिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, मींस विदाउट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हुए, या जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इट मीन केमिकल फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो, हमेशा दोनों एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड ब्रेकिंग चाहे वो फिजिकल बॉन्ड की हो, चाहे वो केमिकल बॉन्ड की है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वहां हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्शन में, यहां हीट इवॉल्व होती है, हीट इमिट होती है। ये डेल्टा एच निगेटिव अगर दिखाए तो हमेशा ये एक्सोथर्मिक होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एसोसिएशन, अगर एटम्स या मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होके कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो एसोसिएशन जो होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन सम एक्सेप्शंस भी हैं कि एसोसिएशन होता है एंडोथर्मिक होता है, कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली एसोसिएशन भी एक्सोथर्मिक होता है। या ऐसे भी आप कर सकते हो, केवल हीट अगर कहीं लिखा है, हीट और ये पॉजिटिव अगर साइन के साथ है, तो ये एक्सोथर्मिक का इंडिकेशन है। ये 3 पॉइंट आप एक्सोथर्मिक के लिए जरूर याद रखें कि जहां पर भी एक्सोथर्मिक की बात आए, प्लस हीट लिखा हो रिएक्शन के बाद तो समझ जाना एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच के बाद नेगेटिव साइन है तो भी एक्सोथर्मिक है। अगर कहीं पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एसोसिएशन हो रहा है तो भी एक्सोथर्मिक का साइन है। जनरली एक्सोथर्मिक होगा, एक्सेप्शन इसका प्रेजेंट होगा। जैसे N2 + O2 NO बनता है, एसोसिएशन तो है लेकिन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और आप अगर बात करें, एक पॉइंट और आप समझ सकते हैं एक्सोथर्मिक के बारे में। अगर कहीं पर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक दोनों को साथ साथ बताता हूं।
अगर किसी पार्ट को आप टच करते हैं, उसमें रिएक्शन अगर हो रही है, वो गर्म हो जाता है रिएक्शन के दौरान, तो समझ जाना एक्सोथर्मिक। अगर पार्ट जो है ठंडा हो जाता है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये 4 पॉइंट हैं जो एक्सो और एंडो को आप पहचान सकते हैं इसके थ्रू। ऐसे एंडोथर्मिक का एक एग्जाम्पल यहाँ बताएंगे। जब कभी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात होगी तो हम लोग वहाँ डेप्थ में इसको स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल ऐसे ही एंडोथर्मिक की अगर हम बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, एंडोथर्मिक अगर बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करें, सेकेंड पॉइंट नोट कर लें यहाँ का। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है, ये याद रखना, हीट एब्जॉर्प्शन होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो तो समझ जाना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे आप देखें N2, ये एसोसिएशन भी है, जो एक्सेप्शन है उसी को मैं बता दे रहा हूं। N2O2, यहां पर 2NO बनता है। एसोसिएशन होते हुए भी ये एंडोथर्मिक है। और डेल्टा H की साइन, क्योंकि मैंने बताया कि हमेशा इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, अगर साइन पॉजिटिव है, डेल्टा H पॉजिटिव है, तो हमेशा ये एंडोथर्मिक को इंडिकेट करेगा। या अगर यहाँ पर हीट माइनस लिखा गया है रिएक्शन के बाद, तो ये हमेशा इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। या जिस पार्ट में ये रिएक्शन हो, अगर पार्ट ठंडा हो जाता है, तो ये भी एक इंडिकेशन है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बॉन्ड से संबंधित देखें, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग की बात किया मैंने। एंट्रोपी की बात कर लें कि एंट्रोपी पर क्या असर पड़ता है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कहीं पर बॉन्ड बनता है, तो एंट्रोपी पर क्या फर्क पड़ता है। एंट्रोपी टर्म ये एस इसके लिए है। चेंज इन एंट्रोपी अगर कहीं होगा, चेंज इन एंट्रोपी, तो डेल्टा एस से हम लोग डिनोट करेंगे। तो एंट्रोपी की बात अगर करें, एंट्रोपी मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस को मेजर करता है। जैसे सपोज करो कि जब क्लास में टीचर एंट्री करता है, तो जनरली बच्चे टीचर की तरफ फोकस करते हैं, सब अरेंज वे में बैठ जाते हैं। एक्सेप्शन को छोड़ दो, एक्सेप्शन तो हर स्थान रहता है, तो जनरली अरेंज होके बैठ जाते हैं। अगर अरेंज हो गए तो इसका मतलब रैंडमनेस कम हो गया। अगर टीचर बाहर चला जाता, तुरंत बच्चे देखो एक दूसरे से बात करना, या कोई उधर देख रहा, कोई उधर, कोई 90 डिग्री, कोई 180, सो ऑन, मतलब स्कैटर कर जाती है क्लास। तो ये रैंडमनेस, एंट्रोपी इसका मतलब इंक्रीज कर गई। जहां पर रैंडमनेस आएगा, एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। या रैंडमनेस अरेंज अगर होता है, एंट्रोपी डिक्रीज करती है। ये माइंड में रखना कि अगर कोई चीज अरेंज हो जाए, जितना अरेंज होगा एंट्रोपी उतनी कम होगी, और कोई चीज जितना स्कैटर कर जाए उसकी एंट्रोपी उतना ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। जैसे सॉलिड की एंट्रोपी जो होती है हमेशा कम होती है कंपेयर टू उसके लिक्विड या गैस। जैसे सॉलिड है, गैस में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स एंट्रोपी बढ़ गई। जैसे यूनिवर्स का एंट्रोपी कंटिन्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, कि स्कैटर कर रहा, धीरे धीरे स्कैटर। जैसे कोई आपने आज मकान बनाया, तो जैसे जैसे ये एज होती जाएगी, समय बीतता जाएगा, उसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पुराना होता जाएगा, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो नेचर का एक रूल है। स्कैटरिंग या बिखराव आ जाएगा, या खंडहर में चेंज हो जाएगा।
किसी खंडहर की एंट्रोपी उसकी बिल्डिंग से ज़्यादा होती है। एंट्रोपी का बॉन्ड फॉर्मेशन में रोल देखिए क्या है, ये नोट करने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंट्रोपी डिक्रीजेस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एंट्रोपी हमेशा कम होती है। अगर कम होती है इट मींस नेगेटिव एंट्रोपी, डेल्टा एस नेगेटिव। जब एंट्रोपी की बात करें तो हम लोग डेल्टा एस कंसीडर करेंगे। इसमें डेल्टा एस इक्वल टू होता है एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ये लिया जाता है। तो जब डेल्टा एस की बात करते हैं तो ये डेल्टा एस निगेटिव आता है जब एंट्रोपी डिक्रीज करती है। जब एंट्रोपी इंक्रीज करती है डेल्टा एच पॉजिटिव आता है। डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है जब पॉजिटिव डेल्टा एस होता है। डेल्टा एस निगेटिव तब होता है जब डेल्टा एस लेस देन 0 होता है। तो आप यहाँ पर देखें बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि ये कोई चीज अरेंज हो रहा है इसलिए डेल्टा एस इसका नेगेटिव है। और ऐसे यहाँ पर एक रिएक्शन आपको बताएं, जैसे Mg प्लस हाफ O2, इस रिएक्शन को देखें MgO। आप ये जानते हैं कि MgO ये सॉलिड फॉर्म है और इसको आप जानते हैं ये गैस है। एक से अधिक एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। इट मींस एंट्रोपी इसकी डिक्रीज हो गई, ये अरेंज हो गया। अरेंज होने का मीन एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ एंट्रोपी डिक्रीजेस, ये डेल्टा एस की बात आएगी तो यहाँ डेल्टा एस निगेटिव होगा, या आप कह सकते हो कि डेल्टा एस लेस देन 0। कभी कभी इस टर्म में आ जाता, कभी निगेटिव के टर्म में, तो आप इस चीज को समझे। और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आता है, बॉन्ड फॉर्मेशन की ये बात कर रहे हैं, ये ध्यान देना बॉन्ड फॉर्मेशन में ऐसा है। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि गैस से अगर सॉलिड बनता है तो भी जो है डेल्टा एस निगेटिव हो जाता है। ये सब चीजें आप समझे। और जो चीज जितनी अरेंज रहेगी, जितना ज्यादा अरेंज रहेगा उसकी एंट्रोपी उतनी कम होगी, उतनी नेगेटिव होगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के ये केस को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। और एंट्रोपी पॉजिटिव का एक केस ऐसे आपको बता दें रैंडम, और जब एंट्रोपी की बात आएगी तो वहां पर डेप्थ में इसका डिस्कशन करेंगे। जैसे आप कोई भी आइस का मेल्ट होना, कोई चीज पिघलता है, मेल्ट होता है, तो मेल्ट होता है, जैसे आइस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो वहां पर देखो एक अरेंज रहता है और लिक्विड बनेगा तो मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर दूर होंगे, बिखराव आएगा, स्कैटरिंग। तो वहां पर जो है पॉजिटिव डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो आज लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करूंगा, बहुत ज़्यादा लाइट आज कट रही है, तो आज लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।